नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, अंगवानी फाइनेंशियल डेस्क की तरफ से इस विशेष कार्यक्रम में जहां हम बात करते हैं आपकी सैलरी से लेकर आपकी सिक्योरिटी तक, एक नया पेशकश, एक नया कार्यक्रम अंगवानी की तरफ से, जिसमें कि आपके फ्यूचर प्लानिंग को लेकर हम चर्चा करते हैं। और ये प्रोग्राम हम हर रविवार शाम 7 बजे लेकर आपके लिए खास तौर पर लेकर आते हैं। तो इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये हमारी नई कोशिश है। तो इसमें अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है, आपको लगता है कि आपके हिसाब से किस चीज पर वीडियो बनाया जाए, तो इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आइए चर्चा शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के। आज का ये पहला वीडियो है इस कार्यक्रम का, तो शुरुआत करते हैं साथियों ईपीएफओ। जी हां, ईपीएफओ के कथित रूप से 1816 करोड़ के नुकसान पहुंचाने के मामले में सीबीआई के एफआईआर दर्ज करने की खबर से। अब साथियों देखिए, खबर सामने आते ही कर्मचारी के मन में सबसे पहला सवाल किसी कंपनी या उद्योगपति को लेकर नहीं उठता है। उसका सवाल सीधा होता है कि मेरा पीएफ खाते का क्या होगा। जो पैसा हर महीने मेरी सैलरी से कट कर ईपीएफओ में जमा हुआ, क्या वह सुरक्षित है? क्या इस मामले के कारण पीएफ पे जो ब्याज मिल रहा है मेरा, वो घट जाएगा? क्या विड्रॉवल, पेंशन या क्लेम के भुगतान में परेशानी होगी? तो साथियों, आज की यह रिपोर्ट केवल एक आपराधिक मामले की खबर नहीं है, बल्कि यह आपके मेहनत की कमाई और आपके परिवार की भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए आज हम इसकी जांच करेंगे अंगवानी फाइनेंशियल डेस्क के विशेष कार्यक्रम सैलरी से सिक्योरिटी तक में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बिल्कुल साफ है, आपकी सैलरी, पीएफ, पेंशन, इंश्योरेंस और रिटायरमेंट से जुड़ी खबरों को केवल हेडलाइन की तरह नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के नजरिए से समझना। तो साथियों, जैसा कि आपको हमने बताया कि यह हमारा विशेष कार्यक्रम है सैलरी से सिक्योरिटी तक, तो सबसे पहले सीधा जवाब जो है इस पर जान लीजिए। जो ईपीएफओ का जो मामला हुआ है, अभी जो उपलब्ध आधिकारिक और विश्वसनीय जानकारी में ऐसा अभी तक कुछ सामने नहीं आया है कि किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत पीएफ खाते से पैसा काट लिया गया हो, या उसके पासबुक में जमा बैलेंस घटा दिया गया हो, या फिर देश भर में पीएफ विथड्रॉवल पर रोक लगा दिया गया हो, या ईपीएस पेंशन का भुगतान बंद होने वाला हो। इसलिए केवल एफआईआर की हेडलाइन देखकर घबराने या फिर पीएफ का पैसा तत्काल निकालने या सोशल मीडिया पर चल रहे डराने वाले संदेशों पर विश्वास करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि 1816 करोड़ के मामला जो है कर्मचारियों के लिए वो किसी महत्व का नहीं, महत्वहीन है। वो यह रकम उस संस्था के इन्वेस्टमेंट से जुड़ी है जिसके पास देश भर के करोड़ों कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग्स का दायित्व है। तत्काल व्यक्तिगत कटौती का प्रमाण भले सामने नहीं आया हो, लेकिन रिकवरी, इन्वेस्टमेंट सेफ्टी और जवाबदेही का प्रश्न सीधे तौर पर कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। अब आइए पहले मामले को, जो पूरा घटनाक्रम है उसको समझते हैं, आखिर ये क्यों हुआ, है ना। तो 2013-14 में रिलायंस कैपिटल ने सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी एनसीडीज जारी किए थे, और ईपीएफओ के पोर्टफोलियो मैनेजर ने इनमें करीब 2500 करोड़ का निवेश किया था। तो इन डिबेंचर्स की मैच्योरिटी 2023-24 में होनी थी। 2019 में कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ी और बाद में यह कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में चली गई, यानी ईपीएफओ नहीं, रिलायंस वाली कंपनी। तो ईपीएफओ ने 2021 में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के सामने अपना क्लेम दाखिल किया। तो 2024 में एनसीएलटी अप्रूव्ड रिजोल्यूशन के बाद ईपीएफओ को कुल ड्यूज में से करीब 1492 करोड़
मिले बताए गए। अब करीब 1007 करोड़ प्रिंसिपल और 809 करोड़ इंटरेस्ट अनपेड रहने की बात कही गई है। इन्हीं दोनों को जोड़कर 1816 करोड़ का आंकड़ा जो है सामने आया है। अब सीबीआई ने रिलायंस कैपिटल और उसके पूर्व चेयरमैन और अज्ञात पब्लिक सर्वेंट्स के विरुद्ध धोखाधड़ी चीटिंग का मामला दर्ज किया है। लेकिन एक बात स्पष्ट रहे, एफआईआर आरोपों की जांच शुरुआत है, दोष सिद्धि नहीं है। तो किसकी क्या भूमिका थी और क्या कोई आपराधिक साजिश हुई, इसका निष्कर्ष जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही निकलेगा। तो अब समझिए कि इसका आपके पीएफ अकाउंट से क्या संबंध है। कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा जमा किया गया पैसा केवल किसी तिजोरी में रखकर नहीं छोड़ा जाता। ईपीएफओ निर्धारित इन्वेस्टमेंट पैटर्न और संस्थागत प्रक्रिया के अनुसार फंड का निवेश करता है। इन इन्वेस्टमेंट से होने वाली आय जो है वो ईपीएफओ की समग्र फाइनेंशियल पोजीशन और सदस्यों को दिए जाने वाले इंटरेस्ट से जुड़ी होती है। लेकिन किसी एक बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में रिकवरी कम होने का अर्थ यह नहीं है कि वही रकम प्रत्येक सदस्य के पासबुक से अनुपात के अनुसार काट ली जाएगी, ऐसा इसका मतलब नहीं है। यानी आपका ईपीएफ बैलेंस जो है आपके अकाउंट के लेजर में दर्ज इंटाइटलमेंट है। किसी बॉन्ड का डिफॉल्ट सामने आते ही आपकी पासबुक का बैलेंस अपने आप कम नहीं होता है। साथियों, यहीं पर अंगवानी की तरफ से एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा आपसे। कर्मचारियों के पैसे, पेंशन, सरकारी आदेश और फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों को बिना किसी प्रायोजित दबाव के सामने रखने के लिए आप 500 की एनुअल मेंबरशिप लेकर अंगवानी से जुड़ सकते हैं। यह दिन के ₹1.5 से भी कम का सहयोग है, लेकिन कर्मचारियों की स्वतंत्र आवाज को बहुत बड़ी मजबूती मिलती है इससे। जानकारी इसकी डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। अब आइए अंगवानी फाइनेंशियल डेस्क के पहले बड़े सवाल पर आते हैं। क्या पीएफ के ब्याज पर असर पड़ेगा इसका? देखिए, अभी यह कहना सही नहीं होगा कि केवल इस मामले के कारण कर्मचारियों की अगली ब्याज दर घट ही जाएगी, है ना। ईपीएफ की इंटरेस्ट रेट पूरे फंड की आय, सभी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स, देनदारियों, उपलब्ध सरप्लस और निर्धारित अप्रूवल प्रोसेस को ध्यान में रखकर तय होती है। 1816 करोड़ का एलिज्ड एक्सपोजर गंभीर है, लेकिन केवल इसी एक मामले से अगली इंटरेस्ट रेट का परिणाम अभी घोषित नहीं किया जा सकता। हां, सामान्य फाइनेंशियल प्रिंसिपल यह कहता है कि किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की पूरी रिकवरी ना होना फंड की अर्निंग्स और फाइनेंशियल कुशन पर दबाव डाल सकता है। इसलिए कर्मचारियों को पूछना चाहिए कि कुल प्रिंसिपल कितना था, कितना इंटरेस्ट बनता था और कितनी रकम रिकवर हुई है, कितनी रकम अब भी बकाया है और बाकी रिकवरी की वास्तविक संभावना तथा समय सीमा क्या है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है, क्या पीएफ विड्रॉवल या क्लेम इसके कारण रुक सकता है? तो जवाब है साथियों, अभी ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। रिटायरमेंट, नौकरी छोड़ने, बीमारी, मकान, विवाह, शिक्षा अथवा दूसरी पात्र जरूरतों के लिए मिलने वाले ईपीएफ एडवांस और फाइनल सेटलमेंट लागू नियमों के अनुसार चलते हैं। तो केवल सीबीआई एफआईआर दर्ज होने से देश भर के सदस्यों के क्लेम्स अपने आप में नहीं रुकेंगे। अगर किसी सदस्य का क्लेम पहले से अटका है तो उसे बिना प्रमाण इस मामले से जोड़ना भी सही नहीं होगा। क्लेम डिले के कारण अलग हो सकते हैं, जैसे कि केवाईसी मिसमैच, नाम या जन्मतिथि में अंतर, बैंक वेरिफिकेशन, एम्प्लॉयर से जुड़ी समस्या या तकनीकी बाधा। इन सब के कारण भी आपका क्लेम जो है डिले हो सकता है, तो वो आपको पता करना पड़ेगा। तीसरा सवाल है यहाँ पर कि क्या ईपीएस पेंशन पर असर होगा इसका? तो अभी उपलब्ध जानकारी यह नहीं कहती
कि ईपीएफ पेंशन बंद होगी या पेंशन अमाउंट घटने वाला है। ईपीएफ और एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के लाभ अलग अलग नियमों के अंतर्गत संचालित होते हैं। इसलिए पेंशनर्स केवल एफआईआर की खबर देखकर यह न माने कि अगले महीने पेंशन नहीं आएगी। जब तक ईपीएफ या सरकार कोई आधिकारिक सूचना जारी न कर दे तो पेंशन बंद होने या क्लेम रोकने वाले वायरल दावों से सावधान रहिएगा। अब सैलरी से सिक्योरिटी तक का सबसे उपयोगी हिस्सा, ऐसे हालात में कर्मचारी को अभी क्या करना चाहिए। पहला काम, अपनी ईपीएफ पासबुक नियमित रूप से चेक कीजिए। देखिए कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का समय पर दिखाई दे रहा है या नहीं। दूसरा काम, यूएएन प्रोफाइल में आधार, पैन, बैंक अकाउंट और नॉमिनेशन की जानकारी सही रखिए। जरूरत के समय क्लेम में सबसे बड़ी बाधा अक्सर अधूरी या मिसमैच्ड केवाईसी बनती है। और तीसरी बात, इस खबर के नाम पर आने वाले फोन कॉल, व्हाट्सएप लिंक, रिफंड मैसेज, इन तमाम तरह के मैसेज कॉल से सावधान रहिए। ईपीएफओ की ऑफिशियल पासबुक सर्विस की भी साफ चेतावनी देती है कि आधार, पैन, बैंक डिटेल, ओटीपी या पेमेंट मांगने वाले कॉल्स का जवाब ना दें। ईपीएफओ सदस्यों या पेंशनर्स को पैसा जमा करने के लिए कॉल नहीं करता है। और चौथी बात, घबराहट में पीएफ निकालने का फैसला मत करिएगा। पीएफ रिटायरमेंट सिक्योरिटी के लिए है। विथड्रॉवल आपकी नौकरी, एलिजिबिलिटी, टैक्स पोजीशन और वास्तविक जरूरत के आधार पर होना चाहिए, किसी वायरल हेडलाइन के आधार पर नहीं होना चाहिए। और पांचवी बात, अगर आपकी पासबुक, क्लेम या कंट्रीब्यूशन में वास्तविक समस्या है तो ऑफिशियल ईपीएफओ पोर्टल से क्लेम स्टेटस देखें या फिर ईपीएफआई जीएमएस पर ग्रीवांस दर्ज करें या ईपीएफओ के आधिकारिक हेल्पलाइन का उपयोग करें। अब जवाबदेही की बात, कर्मचारी संगठनों को केवल बयान जारी करके शांत नहीं हो जाना चाहिए। उन्हें श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से लिखित और सार्वजनिक जवाब भी मांगना चाहिए। ईपीएफओ के सदस्यों के सामने कम से कम 5 बातें स्पष्ट तौर पर करनी चाहिए। निवेश के समय रिस्क असेसमेंट क्या था? जी हां, निवेश के समय रिस्क असेसमेंट क्या था? पैसा किस स्तर पर और किसकी सलाह से लगाया गया? 2019 में फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ने के बाद रिकवरी के लिए कब कब क्या कार्रवाई हुई? रुपए 1492 करोड़ की रिकवरी का पूरा हिसाब क्या है? और शेष प्रिंसिपल तथा इंटरेस्ट की वसूली की स्थिति और समय सीमा क्या है? अगर यह करोड़ों कर्मचारियों का रिटायरमेंट फंड है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर पारदर्शिता किसी पर उपकार नहीं है, बल्कि यह सदस्यों का अधिकार है। इसलिए सैलरी से सिक्योरिटी तक केवल बचत या फाइनेंशियल प्लानिंग का कार्यक्रम नहीं होगा। यहां हम उन इंस्टीट्यूशन से भी सवाल पूछेंगे जिनके पास कर्मचारियों की जीवन भर की कमाई सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। इस पूरी रिपोर्ट का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। अभी आपके पीएफ बैलेंस, विथड्रॉवल और पेंशन पर किसी तत्काल कटौती या रोक की आधिकारिक सूचना नहीं है, इसलिए घबराइए मत। लेकिन कथित 1816 करोड़ की अनपेड रकम रिकवरी और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की जवाबदेही पर चुप भी मत रहिए। कर्मचारी का पीएफ केवल बैलेंस शीट का आंकड़ा नहीं है, उसमें उसकी नौकरी के 30-35 साल, बच्चों की पढ़ाई, परिवार की सुरक्षा और सम्मान के साथ बुढ़ापा बिताने की उम्मीद जुड़ी होती है। तो साथियों, अब आप बताइए, क्या ईपीएफओ को हर बड़े इन्वेस्टमेंट, डिफॉल्ट और रिकवरी की जानकारी सदस्यों के लिए एक पब्लिक डैशबोर्ड पर जारी करनी चाहिए? कमेंट में आप अपनी राय जरूर लिखिए और वीडियो हर पीएफ मेंबर तक शेयर कीजिए ताकि वो किसी गलत जानकारी का शिकार ना बने और घबराहट में
कोई गलत कदम न उठा लें। और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी। अंगवानी की वार्षिक सदस्यता लेकर कर्मचारियों की स्वतंत्र आवाज को मजबूत करिए। तो साथियों, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे थे अंगवानी फाइनेंशियल डेस्क का विशेष कार्यक्रम सैलरी से सिक्योरिटी तक। आपकी कमाई, आपके परिवार की सुरक्षा और आपके भविष्य का सही हिसाब। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे अगले रविवार ठीक इसी वक्त शाम 7 बजे आपसे ही जुड़े, आपसे आपकी ही किसी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी किसी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और धन्यवाद।